नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विशेश्वर सिंह। तो आइए इसके डिटेल में चलते हैं। विशेश्वर सिंह को छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पशुधन विकास विभाग की संयुक्त सचिव विमला नावरिया ने इस संबंध में सूचना जारी की है। तो ये याद रखना है, इनकी पिक्चर भी लगी हुई है। ये क्या बने हैं? राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में 250 वर्ष पुराना सेमरापाली ग्राम में रियासतकालीन साक्ष्य मिला है। यह किस जिले के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इसे 250 वर्ष पुराना ही पढ़ना है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रायगढ़। ठीक है, तो रायगढ़ इसका सही जवाब है। आते हैं डिटेल की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रायगढ़ जिले के सारंगगढ़ के अंतर्गत देसी रियासत हुआ करती थी। सारंगगढ़ रियासत में वॉरेन हेस्टिंग के बाद के काल में जो विशेष राजदूत थे अलेक्जेंडर इलियट, वो कलकत्ता से नागपुर जा रहे थे। इस दौरान वो क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और बीमारी में ही उनकी यहाँ इलाज ना मिल पाने के कारण मृत्यु हो जाती है। तो सारंगगढ़ के जो राजा थे, उन्होंने देखा कि अंग्रेज जो हमारे यहाँ आए थे उनकी मृत्यु हो गई है। सम्मान के साथ उनको एक नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार करवा के उसके ऊपर एक मंदिर नुमा समाधि उन्होंने बनवाई। ठीक है, और पूरा डिटेल जो था अलेक्जेंडर इलियट का वहां पे अंकित करवा दिया। इस कारण से आज भी हम उस स्थान को पहचान पा रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ में आने वाले प्रथम अंग्रेज की मृत्यु हुई थी। और इसी से यह प्रमाणित होता है कि अलेक्जेंडर इलियट जो कि विशेष राजदूत थे वॉरेन हेस्टिंग के, उनकी क्या हुई थी, छत्तीसगढ़ में मृत्यु हुई थी। और संभवतः यह सबसे पहले अंग्रेज रहे होंगे जो छत्तीसगढ़ में आए थे। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं 1757 में प्लासी युद्ध का जिक्र है। 1764 में बक्सर के युद्ध का जिक्र है, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। इस विषय में भी आपको जानकारी रखनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाई साहब खड़े हैं, ये अलेक्जेंडर इलियट नहीं है। इनके पीछे जो समाधि बनी है ये अलेक्जेंडर इलियट की समाधि है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर इलियट के बारे में बताया गया है और ये भी अनुमान और कयास लगाया गया, अगर इनकी मृत्यु नहीं होती तो ये बहुत ही उच्च पद में आसीन होते ब्रिटिश काल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारे देश में संविधान लागू नहीं हुआ था बल्कि बनकर कंप्लीट हुआ था। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें यह साफ साफ बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ये तीन शब्द आपको उसमें सुनने को मिलेंगे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अब इनसे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अब 26 नवंबर 1949 डेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि संविधान के कुछ अनुच्छेद इस दिन लागू किए गए थे। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने पहले ही स्वतंत्रता दिवस मना के रखा था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना लिया था। ठीक है, हमारे जितने भी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे उनके साथ मिलकर रावी नदी के तट पर ध्वजारोहण किया था। तो उस दिन की ऐतिहासिक महत्ता को बरकरार रखने के लिए 26 नवंबर 1949 है, सॉरी 46 लिख दिया हूं, 1949 को हमने क्या किया, संविधान को लागू ना करके 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया क्योंकि वो डेट भी करीब थी। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो गया था, परंतु हमने लागू कब किया संविधान को? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 का दिन जो है वो गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन क्योंकि इस दिन भी संविधान बनकर कंप्लीट हुआ था, इसकी अपनी महत्ता है और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भी जो अपनी वैकेंसी निकालता है वो कब निकालता है? 26 नवंबर के दिन ही उसका नोटिफिकेशन
निकालता है और इस बार भी 246 पदों का नोटिफिकेशन 26 नवंबर के दिन ही, संविधान दिवस के दिन ही आ रहा है और ये प्रथा लगातार चल रही है। तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस जो मनाया गया, ये कौन से नंबर का संविधान दिवस है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 75वां संविधान दिवस है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इसके डिटेल की ओर। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान दिवस के रूप में यह दिन जाना जाता है। भारतीय संविधान की महत्ता और डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के लिए इसे याद किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते हैं हम इन्हें, है ना, इनको संविधान पुरुष के नाम से जाना जाता है और ये भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नवीन डीजीपी या नया डीजीपी किसको नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला जी को। तो ये रश्मि शुक्ला जी हैं, आप इनको देख सकते हैं और ये महाराष्ट्र की पुनः डीजीपी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में तमिलनाडु में तूफान आने की संभावना बताई जा रही थी, उस तूफान का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है, ये है आपका फेंगल तूफान। तो फेंगल तूफान तमिलनाडु में आया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। इसके बारे में देखते हैं। फेंगल तूफान भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक ये श्रीलंका से आगे बढ़कर तमिलनाडु की ओर बढ़ चला है। ठीक है, तो फेंगल तूफान को याद रखना है। 75 किलोमीटर की रफ्तार यह इसकी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ हवाएं चल रही हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से तमिलनाडु में बाढ़ आ जाती है इस दौरान, जब भी वहाँ पे चक्रवात आता है। वैसे भी आप जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे शीतकालीन वर्षा होती है। जैसे ही ठंड ऋतु हमारे यहाँ आती है उत्तर भारत में, तमिलनाडु में वर्षा का मौसम आ जाता है और वहाँ भारी बारिश होती है। ये जो बारिश होती है ये उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। इस तूफान का नाम फेंगल जो है ये सऊदी अरब ने सुझाया था। सऊदी अरब को याद रखना है। सऊदी अरब ने कौन सा नाम सुझाया था? फेंगल नाम सुझाया था। एक अरबी शब्द है और ये जो है भाषाई और सांस्कृतिक पहचान का मिश्रण है। ठीक है, तो जो WMO है, वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो ये नाम जो है सेलेक्ट करता है किसी के लिए भी। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और तूफानों के बारे में देखते हैं जो अभी हालिया में समय में आए थे। देख सकते हैं जैस्पर तूफान जो है पिछले वर्ष 13 दिसंबर को आया था। 220 किलोमीटर की रफ्तार थी, पोर्ट डगलस शहर में आया था ये, है ना। चक्रवात मिचांग जो है ये तमिलनाडु तट पर आया था, इसको याद रखना है। चक्रवात मिडली 18 नवंबर को बांग्लादेश और भारत के खैरपुरा और मोंगला के बीच भी आया हुआ था। हेमून तूफान आया था जो कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में आया था। इसके अलावा चक्रवात तेज है जो कि ओमान और यमन के तट की ओर आया था। चक्रवात बिपरजॉय, जिसका नाम बहुत ज्यादा सुना था हम लोगों ने, दक्षिण से उत्तर की तक राजस्थान की ओर आया था और काफी तेज था, 195 किलोमीटर की इसकी रफ्तार थी। तो ये सारे तूफान हो गए। हाल ही में टर्टल अडॉप्शन डे मनाया गया है। कब इसे मनाया गया है ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 27 नवंबर को इसे मनाया गया है। तो कछुआ को गोद लेने की ये जो परंपरा है इसको चालू किया गया है। क्यों? क्योंकि लुप्त प्राय ये सरीसृप है कछुआ, और हम जानते हैं कि कछुआ बहुत लंबे समय तक जीता है और उसको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। एक मादा कछुआ अंडा देती है तो 60-70 अंडे भी एक साथ दे देती है। 60-70 जो कछुए निकलते हैं उनमें से मात्र एक जीवित बच पाता है, कई बार वो भी नहीं जीवित बच पाता है, बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, है ना। तो छोटे बच्चों को जो कछुए के होते हैं उनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे वृद्ध पुरुष जो है जॉन टेनिस वुड, इनका हाल ही में निधन हो गया है। कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 112 वर्ष में इनका निधन हो गया। ये देख सकते हैं आप, इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है जॉन टेनिस वुड, है ना। ये विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं और हाल ही में निधन हो गया है। इंग्लैंड के साउथ पोर्ट में ये इनका निधन हुआ है, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज कहां बनकर तैयार हो चुका है? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन ए रामेश्वरम में। तो रामेश्वरम में देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं आप, ये देश का पहला जो वर्टिकल ब्रिज है, रेल ब्रिज, ये बनकर तैयार हो चुका है और तमिलनाडु में रामेश्वरम धाम स्थित है और यहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है नया पंबन ब्रिज, ये जो दिख रहा है ना, इसको याद रखना है, यही आपका वर्टिकल ब्रिज के रूप में आपको दिख रहा है। रोड ब्रिज भी यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है और पुराना रेल ब्रिज यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको बता दें कि ये सारे जो ब्रिज हैं ये समुद्र में हैं और अपने आप में यूनेस्को के जो विश्व विरासत सूची में ये सारे ब्रिज शामिल हैं। और जब ये यहाँ पे ट्रेन चलती है तो पूरा ब्रिज हिलता भी है कई बार। और जो पुराना ब्रिज है उसकी बात बता रहा हूँ, और कहते हैं कि सबसे खतरनाक ब्रिज है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्की इसको माना गया है, लेकिन आज तक इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। रेलवे ने इतनी सतर्कता से इसका देखभाल किया पुराने ब्रिज का भी कि कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। हालांकि तूफान और कह सकते हैं जब सुनामी वगैरह आया तो ये ब्रिज आपका टूट गया, उसको रिपेयर किया, फिर खड़ा किया, लेकिन कोई रेलवे एक्सीडेंट यहाँ पे होने का चांस आज तक पैदा नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो आप देख सकते हैं हरियाणा, कोलकाता, मुंबई लिखा हुआ है और उसके साथ एक कोच्चि ऑप्शन दिया है। इसका सही जवाब है कोच्चि। हरियाणा तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि समुद्र की कोई भी सीमा हरियाणा से नहीं लगी हुई है। हालांकि कोलकाता और मुंबई भी एक कह सकते हैं ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? कोच्चि है। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए ऑप्शन ए कोच्चि है और यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं, ये वाली जो जहाज है ये एक्चुअल में एक मालवाहक पोत है जिसमें हजारों टन सामान एक बार में लोड किया जा सकता है। एक एक कंटेनर जो होता है वो कई टन सामान लोड कर पाता है। और ये जो बोट है बगल बगल में आपको दिख रही है जिससे वाटर कैनन चलाई जा रही है, ये एक्चुअल में एक ड्रिल है, एक अभ्यास है कि अगर मान लीजिए मालवाहक जहाज है, इसमें कभी आग लग जाए तो किस तरीके से उस आग पर काबू पाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये एक प्रयास है और इस प्रयास को दिखाया है इस पिक्चर ने शानदार तरीके से। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होमवर्क प्रश्न है, हाल ही में उत्तर कोरिया ने किस तकनीक का इस्तेमाल कर दक्षिण कोरिया के सीमावर्ती गांवों में तनाव बढ़ाया है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, नॉइस बॉम्बिंग। नॉइस बॉम्बिंग के माध्यम से उत्तर कोरिया ने बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस की, जिससे कि उससे लगे जो दक्षिण कोरिया के गांव हैं, वहां के निवासी हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इसके बारे में हमने इस तस्वीर में दिखाया भी है, कैसे लोगों के सर में दर्द हो गया और वो लोग वहां से निकल कर भागने लगे। तो दक्षिण कोरिया के ये जो लोग थे ये काफी ज्यादा परेशान हो गए थे नॉइस बॉम्बिंग के कारण। अब देखते हैं आज का होमवर्क प्रश्न, हाल ही में ब्रेटेनबैक का निधन हो गया। ये एक व्यक्ति हैं, वे कौन थे, क्या इनका प्रोफेशन था, ये आपको बताना है। चित्रकार थे, लेखक थे, पत्रकार थे या गायक थे? इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। साथ ही एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि टेलीग्राम चैनल है सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से, वहां आपको इन वीडियो और जो भी हमारे पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो हैं उसकी जो पीडीएफ है वो प्रदान की जाती है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।